सभी लोग नीलाई की सोल फोर्स देखते हैं, वो अभी भी सिर्फ 5 ही होती है। नीलाई के पास रेड सोल सी होती है जिसका स्कैटर्ड फॉर्म होता है और उसके पास कोई एट्रीब्यूट भी नहीं होता है। नीलाई ये देख दुख में हंसते हुए सोचता है, तो मेरी सोल रेम ऐसी थी शुरुआत में, कोई ढंग का फॉर्म या एट्रीब्यूट नहीं है। देख के ही पता चलता है ये सबसे कमजोर सोल रेल्म है, और ये जाने बिना ही मैंने सारी टेक्निक्स प्रैक्टिस की थी और उसकी वजह से ये और भी बुरी हो गई थी। शायद यही वजह था जिसके कारण इतने समय टेम्पोरल डेमन स्पिरिट बुक में मैं प्रैक्टिस करता रहा। उसके बावजूद भी मुझे ब्रेक थ्रू बहुत मुश्किल से मिला। सोल रैम जिनमें एट्रीब्यूट नहीं होता वो बहुत ही अनस्टेबल होती है और आसानी से बदल जा सकती है। सबसे अच्छी टेक्निक एक नॉन एट्रीब्यूट वाले के लिए होती है इन तीनों में से कोई एक। हेवनली गॉड टेक्निक ये सबसे स्लो और मुश्किल टेक्निक होती है। वॉर गॉड टेक्निक इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और वोइड गॉड टेक्निक ये बहुत मिस्टीरियस और अभी भी अननोन टेक्निक है। मेरे लिए हेवनली गॉड टेक्निक बेस्ट होगी क्योंकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, एक नॉन एट्रीब्यूट सोल रैम की जैसे। अगर मैं इसे मास्टर कर पाया तो मैं सभी तरह के एट्रीब्यूट्स की टेक्निक प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इससे मुझे बहुत पावर मिल जाएगी और मैं अपने खुद का रास्ता बना सकता हूँ। अगर हम नॉर्मल टेक्निक फॉलो करें तो हम सिर्फ एक ही स्पिरिट को अपने सोल रेल्म में रख सकते हैं, लेकिन अगर हेवनली गॉड टेक्निक को प्रैक्टिस करें तो हम 7 अलग एट्रीब्यूट्स की स्पिरिट को अपने सोल रेल्म में रख सकते हैं। इसमें हम जितनी स्पिरिट बढ़ाते हैं उसकी ताकत उतनी ही बढ़ जाती है। फिर नीलाई सोचता है, क्या हुआ मेरी स्पीड कम होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टेक्निक मुझे लेजेंड रैंक बना के रहेगी। अभी मैं बेसिक फाउंडेशन से शुरू करता हूँ, अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर मैं अपनी स्पिरिचुअल लेवल बढ़ा दूंगा। ड्यूजी नीलाई को देख कहता है, इसने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, हमें भी शुरू कर देना चाहिए। और लुपा ये सुन उसमें हामी भरता है। नीलाई सोचता है, मुझे अभी ट्रेनिंग स्पीड में फोकस नहीं करना चाहिए, मुझे अभी एक अच्छी फाउंडेशन बनानी चाहिए धीरे धीरे। फिर हमें दिखाते हैं सभी लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं लुपाओ को छोड़ के। आने वाले कुछ दिनों के लिए नीलाई और बाकी लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करते हैं और सिर्फ खाना और आराम करने के लिए ही बाहर आते हैं। तीसरे दिन हमें दिखाते हैं नीलाई की प्रैक्टिस पूरी हो गई होती है और वो अपना सोल फोर्स चेक करता है। नीलाई के पास 30 पॉइंट हो गए होते हैं। ये देख वो हंसता है और सोचता है, अगर टीचर शिंजू ने ये देख लिया तो पता नहीं उनका क्या होगा। तभी हमें क्लास में दिखाते हैं निंजा सोच रही रहती है, नीलाई और उसके दोस्त पिछले बहुत दिन से नहीं आए हैं, मेरी ट्रीटमेंट का भी टाइम होने वाला है, क्या नीलाई ये भूल तो नहीं गया। और निंजर ये सोच शर्मा जाती है। ये जो निंजर को देख लेती है और सोचती है, निंजर आजकल मन ही मन बहुत मुस्कुरा रही है, क्या निंजर नीलाई को लाइक तो नहीं करती, क्या है ऐसा उसमें। टीचर शिंजू पीछे मुड़ती है और नीलाई और उसके दोस्तों को क्लास में ना देख मुस्कुराती है और सोचती है, क्या ये लोग कहीं पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या नीलाई को सही में लगता है कि वो प्रैक्टिस करके अपनी सोल फोर्स 100 तक ले जा सकता है 2 महीने में। क्या मजाक है। आने वाले 2 महीने में जब टेस्ट होगा तब मैं उसे सही में स्कूल से निकाल दूंगी। फिर टीचर शिंजू स्टूडेंट्स को बताती है, ग्लोरी सिटी की हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही लोग सिल्वर रैंक तक पहुंच पाए हैं। अगर कोई चमत्कार ना हो तो जो रेड सोल रैंक वाला है उसकी सोल फोर्स कभी 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यह सुन एक बच्चा उदास हो जाता है और सोचता है कि मैं सिर्फ ब्रॉन्ज लेवल 5 तक ही पहुंच सकता हूं मेरी पूरी लाइफ में। तभी टीचर बताती है, कुदरत ने सभी को अलग ही बनाया है, कुछ लोग हमेशा से नोबल रहेंगे और कुछ गरीब से कॉमनर ही रह जाएंगे। ये सुन युजुन सोचती है, ग्लोरी सिटी में पहले ही डेमन बीस्ट का इतना हमला हो रहा है और अगर टीचर ऐसी बातें करेगी तो वो नोबल्स और कॉमनर इन दोनों के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट कर देगी। तभी एक बच्चा सोचता है, टीचर शिंजू कितनी बुरी है, अगर यहाँ पर नीलाई होता तो वो पक्का इसका मुंह बंद कर देता।